वेलकम बैक फ्रेंड्स, एमएस क्लब पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो रहा है वो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपके एग्ज़ाम में करीब 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस का ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। 5 नंबर तो मैं आपको कहूँ तो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं और 5 नंबर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, ज़्यादा हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उस पर फोकस करेंगे। और इसका मैं 2 पार्ट में आपके साथ वीडियो लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप ये जो देख रहे हो, आपको मैं पूरा ये आप जब वीडियो देख लोगे ना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कहाँ से जन्म लिया, इंग्लिश पहले किसकी लैंग्वेज थी, कहाँ कहाँ रूल किया, ये सारी बातें आपको आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने इसमें पॉइंट वाइज बना के दिया, आप देख पाओगे। पॉइंट वाइज होने की वजह से आपको आसानी रहेगी समझने में। जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा। देन संस्कृत, पार्शियन, ग्रीक और लैटिन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत छोटा है। किससे छोटा है? संस्कृत से, पार्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश जो है करीब 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है। मात्र 1500 साल, ज़्यादा साल पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। ओनली 1500 ईयर्स एगो। और जो इंग्लिश जो आज हम लोग जो बोलते हैं, ये भाषा आई कहाँ से? इंग्लिश स्पीच आई कहाँ से? तो जर्मनिक ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। आज जो ये हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वो एक जर्मनिक जनजाति से है। अब जर्मनिक जनजाति हम कहते किसको है? जर्मनिक जनजाति 3 जाति को मिला के, जिसमें एक आता है एंजल्स, सेकेंड वन सैक्सॉन्स एंड तीसरा आती है जूट। ये तीनों को अगर मिला दो तो इसे हम लोग कहते हैं एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन, अब ये क्या होता है? क्या ये कहाँ के थे प्रजाति तीनों? ये प्रजाति तीनों थे नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के। नॉर्थ वेस्ट यूरोप मतलब पहले ये जो है अभी के समय में, अभी कंट्री में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि डेनमार्क है, जर्मनी है, हॉलैंड है, वहाँ के ये तीनों प्रजाति थे। जो ये तीनों प्रजाति ने आ करके आज जो इंग्लैंड जहाँ पे जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा किया और वहाँ पे ये इंग्लिश को चलाया। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं। एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट। बिल्कुल जो मैंने आपको बात पीछे बताया कि एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के थे, मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश जो आज हम लोग जो बोलते हैं, ये भाषा कहाँ से आई है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ विच ट्राइब्स। कौन सी ट्राइब से, कौन सी जनजाति से आई है? तो आपकी आंसर हो जाएगी जर्मनिक ट्राइब से आई है। तो एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? जर्मनिक पीपल थे। कहाँ के थे? द नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के थे। अभी के समय में डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट नेटिव टू इंग्लैंड। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी। अंग्रेजी जो भाषा है वह इंग्लैंड की अपनी स्वदेशी भाषा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोग जो इंग्लिश जो बोलते हैं, ये कहाँ से? ये आई है जर्मनिक ट्राइब से। जर्मनिक ट्राइब बोले तो एंजल, सैक्सन्स और जूट। एंजल, सैक्सन्स और जूट को मैंने एक कंबाइंड नाम क्या दिया? एंग्लो सैक्सन्स नाम दिया। एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड, आक्रमण करना। इन्होंने आक्रमण किया इंग्लैंड के ऊपर 5वीं शताब्दी में। ये 5वीं शताब्दी में इन्होंने आक्रमण किया और तब से जो सबसे पहली बार जो इन्होंने आक्रमण किया, कौन से समय में? तो AD 449। तो ये 449 AD में जो इन्होंने आक्रमण किया, और जो कि करीब आपका 5वां शताब्दी चल रहा था, उस समय में ये इन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण करके ओल्ड इंग्लिश को जन्म देते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव करने का मतलब स्वदेशी। ऐसी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसके स्वदेशी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा है? तो आप सब लोग का जवाब आएगा सर इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सभी देश के लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझे नहीं, मैंने क्या कहा? नेटिव। नेटिव बोले तो स्वदेशी। ऐसी कौन सी भाषा है जो स्वदेशी, अपने देश की उस जनता के द्वारा, उस देश के लोगों के द्वारा बोली जाती हो? जैसे भारत की स्वदेशी भाषा हिंदी है, तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसी कौन सी स्वदेशी भाषा है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? वो है हमारी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना की। तो जाहिर सी बात है, चाइना में एक ही लैंग्वेज है। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे 23-24 भाषा नहीं चलती हैं। वहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज चलती है जिसको हम कहते हैं मंडारिन। मंडारिन बोले जैसे कि हमारे भारत की लैंग्वेज हिंदी है, सेम उसी तरह से हम लोग। लेकिन अब जैसे कि जस्ट लाइक मान लेते हैं यूके में, स्विट्ज़रलैंड में लोग क्या कहते होंगे कि इंडिया
इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंडियन। उसी तरह से हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइनीज़ उनकी जो है ना नेशनलिटी है, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है मंडारिन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। हिंदी इज़ द थर्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स। अगर मैं बात करूँ बोलने के क्रम में कि स्वदेशी भाषा बोलने वाले, सबसे हमारी देश की अपनी मातृभाषा हिंदी कौन से नंबर पे आती है? तो ये हमारी हो जाएगी तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के इतिहास में कब कब क्या क्या युग बदला? तो सबसे पहले मैंने बताया ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला, ये आप पीरियड जरूर ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। AD 449 से लेकर के AD 1066, आगे आने वाला ये 1066 है भी क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चली है? तो ये मिडिल इंग्लिश चली AD 1150 से लेकर के AD 1500 तक। और मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम लोग बोल रहे हैं वो है 1500 से लेकर के आज तक जो इंग्लिश चलती आ रही है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। अच्छा, मैंने क्या कहा, जो जर्मनिक जो ट्राइब्स थे, जो उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर जो क्या कहते हैं आक्रमण किया, जब उस समय में आकर के, तो उन्होंने इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा आपको पता है? इंग्लैंड के लोगों जो वहाँ पे रहते थे उनको वहाँ के लिए फॉरेनर्स कह दिया कि आप विदेशी हो, मैं यहाँ इस देश का असली निवासी हूँ। पहले इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड भी नहीं था, उसे फॉरेनर को इंग्लिश में इन्होंने यूज़ जो वर्ड किया है वो किया है विल्स। विल्स मतलब फॉरेनर। ये किसने कहा? इंग्लैंड जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, जो इंग्लैंड आज जिस जगह पे है उस जगह के लोगों को ही कह दिया कि आप जो हो ना वो विल्स हो, आप फॉरेनर्स हो, आप इस कंट्री के नहीं हो, आप जाओ यहाँ से, उसे ऐसा बताया। इंग्लैंड का पहले नाम भी इंग्लैंड नहीं था, इसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन 1476। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कौन इन्वेंट किया, मैं आगे इसका क्वेश्चन रखा हूँ तो मैं आपको नहीं भी बता रहा हूँ, पॉइंट रखा हुआ आगे। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, देखो मैं जो भी यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सिंगल मैंने ऐसा एक भी पॉइंट नहीं लिखा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। आपके एग्जाम से हर एक पॉइंट रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस डाला है, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी लिखने के लिए। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन मिडिल इंग्लिश। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कौन सी इंग्लिश में आई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? मिडिल इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बॉरोड, इंग्लिश लैंग्वेज ये जो अंग्रेजी जो भाषा है, जैसे कि हमारे देश की संस्कृत भाषा है, स्वदेशी है, किसी से ली गई नहीं है, चुराई नहीं गई है, न मांगी गई है। बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना करीब 50 भाषाओं से भी ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा वर्ड लैंग्वेज उठाए गए। जैसे आपने पढ़ते होंगे, अपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे या केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ये भाषा लैटिन शब्द से ली गई है, ये भाषा ग्रीक शब्द से ली गई है। आप जैसे इंग्लिश में ही पढ़ते हो ऑट टू ऑटम, ऑड कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक वर्ड है। उसी तरीके से इंग्लिश का खुद का वर्ड नहीं है, सबसे ज़्यादा वर्ड इसने जो उठाया है वो उठाया फ्रेंच से और लैटिन से, और भी 50 भाषाएं से इंग्लिश ने अपनी वर्ड उठा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी के इतिहास का जो सबसे पहला युग था उसको क्या कहेंगे? आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज, तो आपका आंसर क्या होगा? ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, या एंग्लो इंग्लिश भी उसको कह सकते हैं, या आप एंग्लो क्लैटिक भी कह सकते हैं। अब आती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये क्या है? मैं आपको इसके बारे में आगे लिख रखा हूँ, तो अभी यहाँ पे बस आप अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब बस उतना ध्यान रखना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD 1066। अच्छा, मैं इसके बाद जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका करवा दूंगा जो एग्जाम में बन सकते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ, वो नॉर्मन कन्क्विस्ट कब हुआ? AD 1066 में हुआ था नॉर्मन कन्क्विस्ट। अच्छा, अभी आपने जस्ट पढ़ा है पीछे कि AD 1066, कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा क्या? यस सर, याद तो आ रहा है कि AD 449 में और AD 1066 में ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है सर। यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ, मतलब एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया, और ये जो युग था उस समय तक जो है इंग्लैंड वासियों को एंग्लो सैक्सन्स को हटा के कोई और तीसरा आता है, कहे तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोले तो फ्रेंच, ये वहाँ पे आ जाते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट ना गाइस? शांति से सुनो, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो आज जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है इससे बहुत पुरानी संस्कृत है, बहुत पुरानी पार्शियन है, लैटिन है, ग्रीक है। बट अरे तो इंग्लिश कितनी साल पुरानी, तो इंग्लिश ओनली 1500 ईयर्स एगो है। और जो आज जो इंग्लिश हम लोग जो बोलते हैं वो कितनी साल पुरानी है, वो ज़्यादा नहीं, वो 500 साल पुरानी बस इंग्लिश है। हम लोग जो आज बोल जो रहे हैं जो भाषा इंग्लिश में, वो कितनी साल पुरानी हम लोग जो यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, ये सब मात्र 500 साल पुरानी इंग्लिश है। आई होप गाइज आपको इतनी बातें अभी तक में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस के बाद अच्छा आगे होगा क्वेश्चन में भी र्यूनिक अल्फ़ाबेट। अब ये इसको र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको देखते होंगे कि हिस्ट्री के बुक में ना आपको कोई शिलान्यास वगैरह पे ऐसे इस तरह से करके बड़ा अजीबो गरीब उस पर लिखी रहती है। देखा है कि नहीं देखा, सही बताना। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह के वर्ड्स आपने देखा होगा उस पर लिखी रहती, जो कि समझ नहीं आता होगा आपको, कुछ ऐसा ऐसा लिखा रहता है। तो ये इसको ही र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहा गया। मैं समझाता हूँ क्या है र्यूनिक अल्फ़ाबेट। राइटिंग सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। आपसे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज यूनिक अल्फ़ाबेट, यूनिक अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो यूनिक अल्फ़ाबेट क्या है? राइटिंग सिस्टम, लिखने की कला। किसकी लिखने की कला? नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप की। जो नॉर्दर्न यूरोप थी और वेस्टर्न यूरोप थी, वो जो उस समय में जो अपनी लैंग्वेज लिखते थे ना, जैसे हम लोग आज क्या कहता हूँ मैं, जैसे मुझे स्टोरी लिखना है तो मैं STORY लिखा, तो मेरी लैंग्वेज की लेटर क्या है? S है, T है, O है, RY, ये सारी क्या है? ये इंग्लिश की एक लेटर है। अरे मुझे हिंदी में लिखना होगा तो मैं इस तरह से स्टोरी लिखूंगा। ये क्या चीज़ की लैंग्वेज, सॉरी वर्ड है, ये फिर हिंदी की वर्ड हो गई। तो मेरे लिए ये सारे वर्ड मैंने इकट्ठा किया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, जो पहले उस समय में नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप में जो लिखने की जो कला थी वो किससे चलती थी? सॉरी, वो मतलब उसका नाम क्या था? जैसे हिंदी इंग्लिश मैंने बोला, तो उस समय जो नॉर्दर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में जो चलती थी लिखने की कला, उसे हम कहते हैं र्यूनिक अल्फ़ाबेट। लेटर्स कैसे होते थे? जैसे कहीं पे कुल्हाड़ी का निशान, ये तीर का निशान, चाकू की हैंडल, तलवार, ये सारे के निशान को र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहते थे। अब जानूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो विकास जो हुआ सबसे ज़्यादा कौन से धर्म से हुआ है? तो आप लोग भी जानते होंगे हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, ये 4 धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। है कि नहीं? आप भी देखो, क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना भी होती इंग्लिश में होती है। तो क्रिश्चियन लोग जो हैं, क्रिश्चियन जो है इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। 1 जनवरी उनका न्यू ईयर होता है, कितनी सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं जितना हम लोग नहीं करते होंगे। गुड फ्राइडे, सारा कुछ उनका इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है। तो क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड अबाउट 1600 AD। जो इंग्लैंड में जो है ना क्रिश्चियन धर्म की प्रचार प्रसार कब होना शुरू हुआ? तो करीब करीब 1600 AD के आसपास जो है इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ। नेक्स्ट कहता है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के इतिहास में सुनहरा जो वो पल था लिटरेचर के, साहित्य के समय में, तो वो किसके समय का युग था? तो वो था किंग अल्फ्रेड के समय में। गाइस, आप सभी लोग अगर एमर्स क्लब पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ गाइस आप इसे सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ आपको। मैंने भी जस्ट आपको ऊपर बताया था कि नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब आया था यहाँ पे, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब हुआ था? तो 1066 में। 1066 क्या था? तो ओल्ड इंग्लिश के पीरियड का एंड वाला ईयर थी। तो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट क्या हुआ? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस। जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो आया वो क्या था? उस समय में जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जब आ गया तो उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड जो थी ये 1066 में, 1066 जो मैं कहूँ तो ये एंड है ओल्ड इंग्लिश का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि विच पीरियड इज़ द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश? तो आपका आंसर होगा 1066, क्योंकि 1066 के बाद आती है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। और आप देखिए होंगे मिडिल इंग्लिश जो स्टार्ट होती है 1150 में होती है। ये जो 1066 और 1150 की जो एज यहाँ पे रहती है इसको हम लोग ब्लैक एज भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें हुआ क्या? तो मैंने बताया नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो आया ये क्या था, ये इसमें जो भी थे लगभग जो जब आक्रमण किया तो उन्होंने पूरे लगभग कहे तो
फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स में, फ्रेंच लैंग्वेज बच्चों को धीरे धीरे ऑफिस में उनकी मदर टंग मातृभाषा सब जगह फ्रेंच लैंग्वेज बनने लगी। इसीलिए उसको क्या कहा गया, कॉलोनी ऑफ फ्रांस उसे कहा दिया उन्होंने, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बना दिया इसको कि फ्रांस की एक छोटी सी कॉलोनी। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या थी कि ये भी ज़्यादा दिन वहाँ नहीं टिके, करीब करीब 150 साल 150 ईयर्स इन्होंने वहाँ पे किया होगा काम। और उसके बाद ही जो है ना इंग्लैंड में फिर से, सॉरी जहाँ पे आज इंग्लैंड है उसमें वापस से जो है ये एंग्लो सैक्सन्स आ जाते हैं। और अगली जो शुरू होती है वह होती है कौन सी इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का प्रारंभ 1150 से लेकर के 1500 एडी तक का है। नेक्स्ट गाइस आते हैं नेक्स्ट नंबर 20 पे। प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय विलियम कैक्स्टन एट वेस्टमिनिस्टर एबी इंग्लैंड। प्रिंटिंग प्रेस किसने सेटअप किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप किया गया वो किया गया ये विलियम कैक्स्टन के द्वारा। कहाँ पे किया गया, वेस्टमिनिस्टर ये जगह का नाम है, वो भी कहाँ पे है, एबी। एबी कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होगा। मैंने आपको जस्ट पीछे अभी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया होगा। ये देखो प्रिंटिंग प्रेस कब खोजा गया, 1476 में, 1476। बस वही मैं यहाँ पे आपको लिंक कर देता हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस 1476 में खोजी गई। मैं आगे और एक बार बताऊँगा कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोजी गई दूसरे साल में। आगे देखना, एक होती है प्रिंटिंग प्रेस और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। आपसे क्वेश्चन आ सकता है टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ मिडिल इंग्लिश। कहे तो मिडिल इंग्लिश के दो महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़े वो क्या क्या थे, तो देखो सबसे पहला क्या था, प्रिंटिंग प्रेस आया, और दूसरा होता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये दो मिडिल इंग्लिश के मेजर वो इन्फ्लुएंसेस रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव रहा था। ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या क्या कहते हैं हम लोग, चेंज्ड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है ना, ये जो अंग्रेजी की जो बड़ी बड़ी शब्द की जो उच्चारण जो थी उसमें ही परिवर्तन करना ही ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो। ये कौन सी इंग्लिश के दौरान हुई थी, ये हुई थी मिडिल इंग्लिश के दौरान। नेक्स्ट आते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गया है, ओल्ड इंग्लिश की मेरी टाइपिंग ये मिस्टेक हो गया। मैं जस्ट यहाँ पे मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे मुझे बताना था, स्कैंडिनेवियन थी और थी, कोई नहीं मैं आगे देख लेता हूँ, अगर आ जाती है तो मैं बताता हूँ। चलिए आते हैं डायलेक्ट्स। तो डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश की, मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स थे। डायलेक्ट्स अब पहली बात आती है, डायलेक्ट्स सर कहते किसको। चलो मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आगे होंगे, मैंने चेक कर लिया नहीं मिल रहा। तो अभी देखो ये मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स 5 हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स होंगे तो आप आंसर दोगे सर ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स होंगे। कितने होंगे, 4। अब समझना ओल्ड इंग्लिश में 4 जो डायलेक्ट्स थे वो कौन कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना। वही मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं भूल गया नहीं हूँ कहीं। कैंटिस ये ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं। उसके बाद आपकी एक आती है नॉर्दम्ब्रियन। नॉर्दम्ब्रियन ये आप सब लोग अपने अपने नोटबुक पे ज़रूर नोट डाउन करते चलो, नॉर्दम्ब्रियन। उसके बाद आती है मार्शियन। फिर आती है आपकी एक वेस्ट सैक्सन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर ना गाइस। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स हैं। कौन कौन है, कैंटिस, नॉर्दम्ब्रियन, मार्शियन और वेस्ट सैक्सन। देखो अब नॉर्दम्ब्रियन से क्या निकला है, नॉर्दम्ब्रियन से जो है यहाँ पे निकला है आपको नॉर्दर्न, और वेस्ट सैक्सन से यहाँ पे वेस्ट मिडलैंड निकल गया है। मार्शियन से आपकी 2 निकली है, साउदर्न और ईस्ट मिडलैंड। और कैंटिस जो कि देखो ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश वाज ए डायलेक्ट लैंग्वेज। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। अब बात आती है सर डायलेक्ट तो मुझे समझ नहीं है, क्या बताओ अब डायलेक्ट कहते किसको है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बोला, मैं पढ़ाता, मैं पढ़वा छू,
ऐसे भी बोलते हैं हिंदी। कहने का मतलब टूटी फूटी जब हिंदी बोलते हो तो उसको भी आप हिंदी लैंग्वेज कहोगे। लेट सपोज कोई बिहार का बंदा अगर दिल्ली जाता है तो आप ये जानते होगे कि हमारी जो बिहार की जो हिंदी है वो दिल्ली से काफ़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पे अगर कोई हिंदी बोलता है ना तो उसे पहचान जाता है कि बंदा बिहार का है। तो रीज़न क्या, तुम हिंदी नहीं बोल रहे हो, नहीं तुम भी तो हिंदी बोल रहे हो, बट क्या है थोड़ी सी डिफरेंस आ रही, उसी को मैं डायलेक्ट कहता हूँ, क्या हो तो उपभाषा इसे कह देता हूँ। तो ओल्ड इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स थे, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश थी 5 प्रकार से बोली जाती थी। फिर सॉरी, ओल्ड इंग्लिश 4 प्रकार से बोली जाती थी, मुझसे सही करना आप। और मिडिल इंग्लिश 5 प्रकार से बोली जाती थी। ओल्ड इंग्लिश के 4 प्रकार जो है कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मार्शियन और वेस्ट सैक्सन। अब देखो इसी से निकला है मिडिल इंग्लिश। देखो कैंटिस दोनों में एक जैसा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है विच डायलेक्ट्स इज रिमेन अनचेंज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। ऐसी कौन सी भाषा है जो कि ओल्ड से मिडिल में अनचेंज्ड रही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैंटिस हो जाएगा। आ जाओ आगे, देखो नॉर्दर्न नॉर्थम्ब्रियन से निकला, साउदर्न और ईस्ट मिडलैंड ये आपको मार्शियन से निकला, और वेस्ट मिडलैंड से वेस्ट सेक्शन से आपको वेस्ट मिडलैंड निकल गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसीलिए कहा गया। अब देखो, अब तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश के 5। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ, तो बताओ मॉडर्न इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स होंगे? कुछ का जवाब आएगा सर 6, गलत है, आपका जवाब 6 नहीं होगा। तो मॉडर्न इंग्लिश के 0 डायलेक्ट्स हैं, इनके एक भी डायलेक्ट्स नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश आज के समय में पूरे विश्व में एक जैसी बोली जाती है। लेट सपोज हियर आई कैन से दैट आई हैव अ फोन, देन एनीवन हु इज जस्ट रिसाइडिंग इन अमेरिका ही आल्सो मेंशन दैट he has a phone, not he have a phone और I have a phone। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ I have a phone, तो अमेरिका में भी मैं बोलूँगा I have a phone, या अमेरिकन भी बोलेंगे I have a phone। यही उनकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, बस इतना का डिफरेंस है। बट इंग्लिश में कहीं पे कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बताएगा ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश वाज ए डायलेक्टियल लैंग्वेज। नेक्स्ट, मॉडर्न इंग्लिश इज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, जो एकमात्र एक समान, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म जो आप स्कूल ड्रेस पहन के जाते होगे ना बचपन में, वही यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो मॉडर्न इंग्लिश एकमात्र एक समान भाषा है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड हैड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस। ओल्ड इंग्लिश जो थी उसकी 2 मुख्य प्रभाव रहे। क्या क्या रहे? लैटिन और स्कैंडिनेवियन रहे हैं। ठीक है, आगे इन पे भी चर्चा होगी। अर्लियर लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, पहले जो थी, आज वर्ल्ड लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लैंग्वेज आज के समय में कौन है, तो हमारा जवाब आता है सर इंग्लिश है, क्योंकि हम कहीं भी व्यापार करना हो, हमें किसी पे रिसर्च करना हो, मेडिकल रिसर्च हो, हमें साइंटिफिकली रिसर्च करना हो, तो हम इंग्लिश की मदद लेते हैं। बट पहले कौन सी वर्ल्ड लैंग्वेज थी? तो पहले लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज थी। सेकेंड मेजर इन्वेंशन ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज स्कैंडिनेवियन अटैक्स। जो ओल्ड इंग्लिश में सबसे जो दूसरा जो आक्रमण हुआ था, सबसे मुख्य आक्रमण, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्कैंडिनेवियन अटैक्स। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड मेजर इन्वेंशन ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज डैश अटैक, तो स्कैंडिनेवियन अटैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 28, नॉर्मन कन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू ए लिटिल कॉलोनी ऑफ फ्रांस इन 1066। मैंने आपको पीछे ये रिवाइज करवा दिया है कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट जो है इंग्लैंड को बना दिए, क्या बना दिए? फ्रांस की एक छोटी सी कॉलोनी 1066 में। लेकिन 150 साल के बाद इंग्लिश जो है वहाँ पे, जो इंग्लैंड जो थी, जो पहले जिन्हें भगा दिया गया था, वो वापस से फिर पहुँच जाते हैं और अपना दबदबा वहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। Only कैंटिस डायलेक्ट्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग ओल्ड टू मिडिल। केवल एक कैंटिस ऐसा लैंग्वेज है जो ओल्ड से आने में ओल्ड से मिडिल में आने पर नहीं बदली। बाद बाकी आप देखो 4 डायलेक्ट्स थे ओल्ड इंग्लिश के, आए तो कहाँ पे, ये मिडिल में आए तो 5 हो गए, और चारों के चारों बदल गए, लेकिन 3 के 3 बदल गए। लेकिन जो आपका कैंटिस था, ओल्ड में भी कैंटिस था और मिडिल में भी कैंटिस ही रहा। नेक्स्ट 30 में आ जाओ। द रोमाउंट ऑफ द रोज, ये किताब का नाम है, याद रखेंगे। द रोमाउंट ऑफ द रोज रिटेन बाय, लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया? सॉरी, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे आप देंगे वॉज रिटेन बाय गॉफ्री चौसर। गॉफ्री चौसर क्या है? मिडिल इंग्लिश राइटर। रोमांस ऑफ किंग बाय अलेक्जेंडर, इनको रोमांस ऑफ किंग कहा गया है, किन्होंने कहा है? अलेक्जेंडर ने कहा है। ये सब केवल नॉलेज के लिए, ज़्यादा मैं इसमें नहीं ले चलता हूँ आपको। फेमस पोइट्स या राइटर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यहाँ पे देखो कुछ ये उस समय के
प्रचलित लेखक सब रह चुके हैं, चौसर, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 32 पे आता हूँ मैं। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम याद रखो। अच्छा, वर्क का मतलब काम होता है, बट WORKS वर्क्स का मतलब हो जाता है उनकी कृति, संरचनाएं, महत्वपूर्ण उनकी जो है संरचनाएं जो है। तो चौसर की एक बहुत ही फेमस बुक है कैंटरबरी टेल्स, लैंगलैंड पार्स द प्लॉमेन और विक्लिफ जो है ना बाइबल को ट्रांसलेट किया था। विक्लिफ जो है बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, आंसर क्या हो जाएगा? विक्लिफ हो जाएगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर है। मेरे पास वैसे बहुत सारे भी पॉइंट्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, और अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये नंबर है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।